नमस्कार बच्चों, हम फिर से आगे आ चुके हैं एक नया लेक्चर लेकर के भौतिक विज्ञान का, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 समतल में गति, मोशन इन प्लेन। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले जो चैप्टर पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। समय ना गवाते हुए अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। चैप्टर 4 समतल में गति। गति यानी मोशन इन प्लेन। इस प्रकार की गति में क्या होते हैं, तो हमारे पास दो अक्ष होते हैं। वाई अक्ष, इसे हम एक्स अक्ष मान लेते हैं। ये इस प्रकार की गति होती है। इसमें हमारे पास दो अक्ष होते हैं, वाई एंड एक्स। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा सदिश यानी वेक्टर। सदिश क्या होता है, पहले हम उसके विषय में जानेंगे। सदिश किसे कहते हैं वो हम जानेंगे, उसके बाद में आगे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम वेक्टर यानी सदिश। सदिश क्या होता है? ऐसी भौतिक राशियां जिनमें जिनके पास परिमाण के साथ दिशा भी ज्ञात होती है। ज्ञात होती है या निहित होती है, जिनके पास दिशा भी होती है। इस प्रकार की जो राशियां होती हैं वो हमारे पास सदिश राशियां होती हैं। वो कौन सी राशियां होती हैं? उदाहरण के तौर पे हम लिखेंगे, उदाहरण जैसे विस्थापन। ये किस प्रकार से सदिश राशि है? जैसे कोई बिंदु यहाँ से यहाँ तक चला तो विस्थापन, देखो इसके पास परिमाण क्या है, ये तो परिमाण हो गया विस्थापन, ये इसके पास हो गया परिमाण। ठीक है, और ये यहाँ तक प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक चलेगा। इसकी दिशा क्या है? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक चलेगा, तो इसकी एक दिशा निहित है कि यहाँ तक चलेगा। ठीक है, अभी मान लो
दूसरा होता है वेग, त्वरण, त्वरण और बल आदि। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल आदि ये सब सदिश के उदाहरण हैं, यानी सदिश राशियां हैं। विस्थापन में परिमाण के साथ साथ में अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु तक दिशा भी निहित होती है। वेग क्या होता है? वेग हमारे पास जो होता है, एक गाड़ी प्रति घंटा की चाल से, मतलब किसी भी चाल से चल रही है उत्तर की दिशा में या पश्चिम की दिशा में, तब वो वेग होगा। त्वरण हमारे पास जो होता है, त्वरण तो काम करेगा किसी ना किसी दिशा में, तो काम करता ही त्वरण। बल जो है हमारे पास, एक वस्तु को किसी दिशा में प्रतिस्थापित करना, तो उसके पास भी एक दिशा है। बल के पास भी एक दिशा है। नंबर 2 पे आता है स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। अदिश राशि या राशियां, ये क्या होती हैं? वे राशियां, वे भौतिक राशियां जिनके पास परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती। उदाहरण के लिए चाल, दूरी, विद्युत धारा। आदि। देखो चाल क्या होती है, चाल कैसे डिफाइन करते हैं? देखो चाल अदिश राशि कैसे पता चलता है? देखो कोई वस्तु जब 2 मीटर प्रति सेकंड या 24 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, जब कोई वस्तु जब 24 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है। अब ये हमारे पास क्या अदिश राशि है, दिशा नहीं दी, किस दिशा में चल रही है तो हमें नहीं पता है। लेकिन जब वेग पूछेगा तब उसमें दिशा जरूर दी जाएगी। तब यहाँ पे यही क्वेश्चन हो जाए, यही प्रश्न पूछा जाएगा, कोई वस्तु जब 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, कहाँ चली? उत्तर की दिशा में चल रही है या पश्चिम की दिशा में चल रही है, तब हमारे पास वो वहाँ पे वेग हो जाएगा। ऐसे ही दूरी को भी डिफाइन करते हैं। दूरी मान लो लेफ्ट गई, राइट गई,
फिर कहीं पे भी चलेगी दूरी, ऐसे से भी चल जाएंगे तो दूरी। तो यहाँ पे क्या है, ये दूरी का कोई दिशा निर्धारित नहीं होती है। विद्युत धारा की भी कोई दिशा निर्धारित नहीं, जहाँ प्रवाहित करोगे वहाँ प्रवाहित हो जाएगी बस। विद्युत कुचालक ना हो, क्योंकि उसमें नहीं चलती है। विद्युत कुचालक धातु में कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब हेडिंग हमारे पास रहेगी सदिशों का निरूपण या पहचान। सदिशों का निरूपण या पहचान। देखो, यदि हमारे पास ये कोई एक सिंगल लाइन दी गई है या रेखा दी गई है, ठीक है, ये हमारे पास रेखा है, सिंगल लाइन है। ये जब तक सिंगल लाइन है, जब तक हम इस पर एक एरो नहीं लगा देते। जैसे हम एरो लगाएंगे तो ये अब हमारे पास हो जाएगा वेक्टर, ये हो जाएगा वेक्टर। अब ये हमारे पास वेक्टर हो गया। नोट डाल के एक पॉइंट लिख लो। सदिश के परिमाण को ए नॉट को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। तथा सदिश को ए वेक्टर या इस प्रकार से ए वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे पास सदिश का निरूपण होता है कि वेक्टर को हम एक सिंगल लाइन, यानी हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, जब तक हम उस पर एरो नहीं लगाएंगे तब तक वो हमारे पास रेखा रहेगी। जैसे एरो लगाएंगे वो वेक्टर हो जाएगा हमारे पास। सदिश के परिमाण को हम ए इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं तथा सदिश को हम एरो लगा के प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे ये कोई वस्तु मान लो यहाँ से यहाँ तक चली, तो ये क्या हो जाएगा, इसका परिमाण, ये है परिमाण। और ये इस तरफ है तो ये हो जाएगी दिशा, ये दिशा है। इसको हम, इस पॉइंट को हम पूछ बोलते हैं और इसे हम शीर्ष बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। देखिए हमारे पास जो सबसे पहले आती है हेडिंग, जो आती है स्थिति
स्थिति एवं विस्थापन सदिश। देखो स्थिति क्या बताती है, स्थिति तो ये है किस तरफ है, कहाँ पे है, ये स्थिति हो गई हमारे पास। विस्थापन क्या होता है हमारे पास, वही परिमाण होता है, परिमाण ही हमारे पास विस्थापन होता है। अब हमारे पास जो दूसरी हेडिंग रहेगी, सदिशों में समता, समता या एक समान सदिश। ठीक है, ये हमारे पास हेडिंग रहेगी, एक समान सदिश क्या होता है, एक समान सदिश। सदिशों में समता, समता या समानता हम तभी व्यक्त कर सकते हैं जब सदिश दोनों सदिशों का परिमाण तथा दिशा समान हो। देखो सदिशों में समता हम तभी व्यक्त कर सकते हैं जब दोनों सदिशों का परिमाण तथा दिशा समान हो। जैसे मान लो हमारे पास कोई ये एक सदिश है, इसकी दिशा ये है, एक सदिश हमारे पास ये है, इसकी दिशा ये, तो इसका जो परिमाण है इसके समांतर यानी बराबर है, इस परिमाण के बराबर है। मान लो ये A है तो ये B है, तो A का परिमाण इक्वल टू B का परिमाण। ठीक, इसकी दिशा मान लो ये हम उत्तर की ओर रख लेते हैं, तो इसकी भी दिशा उत्तर की ओर है, दोनों की दिशाएं सेम हैं, यानी दिशाएं भी सेम हैं, तो वेक्टर एक ही दिशा में जा रही। अब इसी प्रकार से दूसरी हेडिंग हमारे पास आती है, तीसरी हेडिंग हमारे पास आती है। तीसरी हमारे पास जो है विपरीत सदिश, अपोजिट वेक्टर। ये क्या होता है, वे सदिश जिनका परिमाण
परिमाण तो सेम है, तो समान है, लेकिन दिशा नहीं, दिशा नहीं। जैसे मान लो ये एक सदिश इस तरफ है और ये एक सदिश जस्ट इसके अपोजिट है, तो ये विपरीत सदिश हैं, विपरीत सदिश सदिश हैं, क्योंकि इनकी दिशाएं सेम नहीं है। परिमाण तो सेम है इनके, मान लो ये ए है और ये बी है, ए का परिमाण बराबर बी का परिमाण, लेकिन हमारे पास दिशा इसकी सेम नहीं है, तो ये विपरीत सदिश हमारे पास है। ये हेडिंग पड़ती है सदिश का समकलन, समकलन तथा वैकलन, वैकलन। ये हमारे पास हेडिंग है। क्या होता है, मान लो कोई ये वेक्टर है, इसकी ये पूंछ है, ठीक है, और ये शीर्ष है, शीर्ष है, तो शीर्ष से ही एक सदिश यहाँ से पूंछ मिल करके जाएगी। ये मान लो एक सदिश है, इसकी पूंछ शीर्ष से पूंछ मिलेगी, इसका जब परिमाण जो निकलेगा वो मान लो हमारे पास जो परिमाण निकलेगा वो, पहले इसको हम नाम देते हैं, मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, परिमाण जो निकलेगा वो आर मान लेते हैं। तो जो आर जो है या तो बी के शीर्ष से मिला होगा, यानी आर का शीर्ष तो बी के शीर्ष से मिला होगा, या बी का शीर्ष आर के शीर्ष से मिला होगा, यानी दोनों में से किसी ना एक शीर्ष को मिलाना पड़ेगा। लेकिन जो वेक्टर हमारे पास होंगे, जो परिमाण निकलेगा वो शीर्ष से मिलाएंगे, लेकिन जो वेक्टर होंगे वो शीर्ष पे पूंछ मिलेगी, शीर्ष पे पूंछ मिलेगी। जैसे मान लें हम यहाँ पे एक ये ले लेते हैं, ये हमारे पास जो वेक्टर है इसे हम बी मान लें, और जो ये वेक्टर है हमारे पास, ये हमारे पास जो वेक्टर है इसे हम ए मान लें। अब यहाँ पे जो है परिमाण वाला वेक्टर, परिमाण का वेक्टर जो है आर, ए के शीर्ष से मिल रहा है, यानी यहाँ पे बी के शीर्ष से मिल रहा है, बी शीर्ष के साथ मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ए शीर्ष के साथ मिल रहा है, ए शीर्ष के साथ है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे चेंजेस चाहे कोई हो जाए, लेकिन इसमें जो त्रिभुज बनेगा उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। यहाँ पे आर बराबर जो परिमाण आएगा इसका वो सेम ही, दोनों का परिमाण जो सेम ही आएगा। आर बराबर यहाँ पे होगा हमारे पास ए प्लस बी, और यहाँ पे जो हो जाएगा हमारे पास आर बराबर बी प्लस ए, ये मान लो, लेकिन परिमाण में कोई चेंज नहीं होगा। या हम इसे शीर्ष तथा पूंछ नियम भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक वेक्टर के शीर्ष से ही पूंछ मिलेगी। परिमाण जो होगा हमारे पास वो किसी या ए या बी के शीर्ष से मिलेगा, लेकिन इसके परिमाण में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, चाहे परिमाण ए से मिले या बी से मिले, लेकिन इसके परिमाण में कोई चेंजेस नहीं आएगा। जितनी लंबाई परिमाण की रहेगी उतनी ही लंबाई परिमाण की आएगी, चाहे बी से मिले चाहे ए से मिले। अब इसकी परिभाषा लिख लो।
कोई दो सदिश को जोड़ने पर कोई दो सदिश से एक सदिश परिणामी सदिश होगा। परिणामी सदिश R को कोई दो सदिश में एक परिणामी सदिश R को जोड़ेंगे तब वह योग त्रिभुज नियम का पालन करेंगी। नोट में लिख लो एक चीज, यदि हम परिणामी सदिश को पलट दें तब भी उनके परिमाण में कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव नहीं होगा। कोई दो सदिशों, देखो कोई दो सदिश से एक परिणामी सदिश R को जोड़ेंगे तब वह योग त्रिभुज नियम का पालन करेंगी। ठीक है, यदि हम परिणामी सदिश को पलट भी दें तब भी वे उनके परिमाण में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, जो हम पहले भी समझा चुके हैं।